Hi everyone, this is Dipali Manchanda, your Surajmukhi, welcoming all of you to this session. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि हमारे पूरे ऑर्गेनिज्म को, हमारी पूरी बॉडी को जिस सिंगल यूनिट ने बनाया, आज हम उसकी बात करेंगे डिटेल में। तो आज के चैप्टर में हम बात करेंगे सेल की, विच इज डेफिनेटली द यूनिट ऑफ लाइफ। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सेल के चैप्टर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और अच्छी बात यह है कि एक दिन पार्ट 1 आएगा, नेक्स्ट डे पार्ट 2। सो आप दो छोटी छोटी शिफ्ट्स में इस पूरे चैप्टर को खत्म कर सकते हो। बच्चा पार्टी, ये बहुत ही लेंदी चैप्टर है, बहुत टेक्निकल चैप्टर है और बहुत ही बेसिक चैप्टर है आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप आगे जाके कोई भी कोर्स कीजिए, MBBS, BAMS, BSc, एनी कोर्स, तो ये आपको इतना हेल्प करेगा बिकॉज दिस विल डिसाइड कि आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग है। तो प्लीज इस चैप्टर को बहुत लाइटली मत लीजिएगा। आई विल बी वेरी क्रिस्प विद द कंटेंट, ताकि जब भी आप एग्जाम में लिखने जाएं, यू डोंट हैव अ बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन बट अ बकेट फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट अ कंप्लीट सी, ताकि आप जस्टिस कर पाए अपने एग्जाम्स वगैरह के लिए भी। तो बिना किसी डीले के आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर। और इस वाले पहले सेशन में हम दो टॉपिक्स करेंगे। एक हम बात करेंगे सेल डिस्कवरी की, फटाफट, ओके, एकदम शताब्दी बनना है आज अपन को। और साथ में करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की बात। एक करेंगे सेल डिस्कवरी की बात और एक करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल की बात। पहला टॉपिक क्या आ गया, जल्दी से बताओ। पहला टॉपिक आ गया सेल डिस्कवरी। इसका मतलब सेल की डिस्कवरी हुई कैसे, हमें पता कैसे चला कि सेल एग्जिस्ट करता है, या फिर किसने मेरा सबसे पहला सेल देखा, किसने मेरा सबसे पहला सेल देखा। तो कुछ कुछ नाम है जो आपको पता होंगे, कुछ कुछ नाम है जो कि मैं ऐड करूंगी। तो सेल के बारे में मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। क्या दे देती हूँ? इंट्रोडक्शन। सपोज करो बेटा मैंने एक सेल बनाया, तो सबसे पहले ना मैं एक बाउंड्री बनाऊंगी। एक बाउंड्री, ये बाउंड्री क्या करती है, मेरे सेल को बाकी कंटेंट से, बाकी एनवायरनमेंट से अलग करती है। मेरे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल मिलेगा जिसको मैंने डीएनए बोला, और डीएनए के आसपास एक मेम्ब्रेन रहेगी जिसको मैंने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोला। ये फ्लूइड मैट्रिक्स रहता है जिसे साइटोप्लाज्म बुलाया जाता है। हमने 9वीं कक्षा में इतना जरूर पढ़ा होगा। बच्चा पार्टी, ये जो मैंने मेम्ब्रेन बनाई, इसी मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं इसे? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बुला लो, या फिर इसी मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन बुला लो, एक ही बात है। ये मेरे सेल को बाकी एनवायरनमेंट से अलग करती है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब मैंने सेल की बात की, तो हम सेल को बोलेंगे दैट इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप इन वर्ड्स का यूज बहुत ज्यादा देखोगे। तो इन वर्ड से मेरा मतलब क्या है? बेसिक मतलब बेटा ये सबसे छोटी यूनिट है जिससे आगे जाकर चीजें और बड़ी होंगी और हमारी पूरी बॉडी बनाएंगी। स्ट्रक्चरल यूनिट, मेरी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर किससे बना? सेल से बना। मेरे बॉडी के सारे फंक्शंस को कौन परफॉर्म करता है? सेल परफॉर्म करता है। जैसे मैं बोलूं कि अगर हार्ट को पंप करने का काम है, ब्लड को पंप करने का काम है, तो कौन करेगा? हार्ट करेगा। अब हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। ऑर्गन किस चीज से बना? टिश्यूज से बना। टिश्यूज किससे बना? सेल से बना। तो एक सेल के अंदर छोटी छोटी ऑर्गेनल्स मिलती हैं जो अलग अलग फंक्शंस करती हैं। जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं सेल को डिफाइन भी करूं तो मैं बोलूंगी इट इज द बेसिक, सबसे बेसिक यूनिट है लाइफ की। स्ट्रक्चर बनाएगी मेरी पूरी बॉडी का और उसके फंक्शंस परफॉर्म करेगी। सो इट इज द बेसिक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा एक और चीज समझो कि अगर मैंने सेल की बात की, तो सेल्स मिलकर बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज मिलकर बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन मिलकर बनाते हैं बेटा ह्यूमन बीइंग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर बनाता है मेरा पूरा ऑर्गेनिज्म, विच इज अस। हम क्या है? पूरा ऑर्गेनिज्म। तो हमने ये हायरार्की कहां से शुरू की? हमने ये हायरार्की सेल से शुरू की।
सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। बस एक बात ध्यान रखने की है कि प्लांट्स के अंदर भी ये सेम हायरार्की चलती है, बस ऑर्गन सिस्टम्स एग्जिस्ट नहीं करते प्लांट्स के अंदर। क्या एग्जिस्ट नहीं करते बेटा? ऑर्गन सिस्टम्स एग्जिस्ट नहीं करते प्लांट्स के अंदर। चलिए, ये हो गया हमारा सेल का बेसिक। अब हम आ गए सेल की डिस्कवरी पर कि सेल की डिस्कवरी की किसने। तो आप सब लोगों ने एक नाम जरूर सुना होगा और वो नाम है मेरे साइंटिस्ट जी, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। जिनका क्या नाम है बेटा? रॉबर्ट हुक। अब जानने की बात यह है कि जो रॉबर्ट हुक है, जो उन्होंने पहला सेल देखा था वो सेल डेड सेल था और वो उन्होंने कॉर्क में देखा था। कॉर्क, जो ट्री का कॉर्क होता है बेटा, उन्होंने कॉर्क में सबसे पहला डेड सेल देखा था। और पता, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर उस सेल को देखा तो वो कैसा नजर आ रहा था? वो ना ऐसा नजर आ रहा था जैसे हनी बी का जो कॉम्ब होता है ना, हनी कॉम्ब। तो जब उन्होंने एक डेड सेल देखा तो वो ऐसा हनी कॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। और ये जो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर हैं, इन्होंने बोला कि भाई ये तो छोटे छोटे रूम जैसे स्ट्रक्चर लग रहे हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, जिसको, उस अपार्टमेंट को लिटिल रूम, तो इसको उन्होंने क्या बोला? इसको उन्होंने लिटिल रूम बोला। और लिटिल रूम के लिए जो वर्ड होता है वो होता है सेल्यूला या सेल्यूली। तो बच्चा पार्टी, इसीलिए इसी यहां से, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द सेल टर्म इमर्ज्ड, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने जो सबसे पहला डेड सेल देखा वो हनी कॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर का था और ये हर एक कंपार्टमेंट एक लिटिल रूम की तरह नजर आ रहा है। लिटिल रूम बोले तो, सॉरी बेटा, लिटिल रूम बोले तो, अयो चलिए बच्चा पार्टी, अगर लिटिल रूम की बात करूं तो लिटिल रूम का मतलब क्या होता है? सेल्यूले, जहां से क्या आया? मेरा सेल टर्म आया। आई होप इतना आप सबको समझ आया। अब आप बोलोगे मैम ये तो सबसे पहले क्या देखा गया? डेड सेल। अब अगर आप लाइव सेल की बात बताओ तो बच्चा पार्टी एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये है हमारे एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक जी विद ऑल द कर्ल्स। बच्चा पार्टी, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक एक ड्रेपर थे, ऐसे टेलर टाइप ही फिगर होता है ड्रेपर। ही वाज पासिंग बाय अ लेक, एक लेक से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां से थोड़ा सा पानी कलेक्ट कर लिया, उस लेक या पॉन्ड का थोड़ा सा पानी कलेक्ट कर लिया और उसको अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। जब उन्होंने उस पानी को एक पानी की ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उन्होंने देखा कि कोई बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है जो मूवमेंट शो कर रहा है। मतलब एक मॉलिक्यूल है जो कि एनिमल समान दिख रहा है। क्यों एनिमल क्यों बोला? बिकॉज इट वाज मूविंग। पानी के अंदर बहुत छोटे छोटे यूनिसेलुलर क्रिएचर्स होते हैं बेटा। तो जो मेरे साइंटिस्ट हैं, दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम मैंने आपको क्या बताया, जिन दूसरे साइंटिस्ट का मैंने आपको नाम बताया, उन साइंटिस्ट का नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन साइंटिस्ट्स का क्या नाम है बेटा? उन साइंटिस्ट्स का नाम है, द सेकेंड साइंटिस्ट का, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने वो जो सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर देखी, उसके अंदर देखा कि एक छोटा सा एनिमल जैसा, क्या देखा? एक छोटा सा एनिमल जैसा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उसको उन्होंने बोल दिया एनिमलक्यूल। उसको उन्होंने क्या बोल दिया? एनिमलक्यूल बोल दिया। विराट, अनुष्का, विरुष्का सुना है सबने भाई? वही एक छोटा सा एनिमल क्यों बोला? मूव कर रहा था, मॉलिक्यूल जोड़ दिया, क्या बन गया बेटा? एनिमलक्यूल बन गया। तो अगर कोई आपसे सेल की डिस्कवरी के बारे में पूछता है एंड ही इज आस्किंग अबाउट द डेड सेल, सबसे पहले डेड सेल डिस्कवर हुआ रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे पहला लाइव सेल एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक पॉन्ड वाटर का थोड़ा सा सैंपल लेकर आया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और इस माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो एक हिलता हुआ, मूव करता हुआ एनिमल जैसा स्ट्रक्चर नजर आया जिसको उन्होंने बोल दिया एनिमलक्यूल। तो लाइव सेल की डिस्कवरी का श्रेय, क्रेडिट किसको जाता है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक को जाता है। इतना आप समझ गए। अब अगली चीज सेल थ्योरी है क्या? अगला टॉपिक आ गया, आ सकता है बेटा आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में, दैट व्हाट इज एक्चुअली सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को जानने के लिए अभी हमने देखो 2 साइंटिस्ट के नाम पढ़े, अब हमें 2 साइंटिस्ट के नाम और देखने हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेल थ्योरी। अब जो मेरे प्यारे प्यारे से साइंटिस्ट हैं वो 2 हैं बेटा। एक साइंटिस्ट का नाम है श्लेडन और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है श्वॉन।
क्या है, श्लेडन और श्वॉन। इसमें से जो श्लेडन है ये जर्मन बॉटनिस्ट है। श्लेडन क्या है, जर्मन बॉटनिस्ट, और श्वॉन है ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। श्वॉन क्या है बेटा, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। तो अगर बॉटनिस्ट है तो किसके बारे में बात करेंगे, प्लांट के बारे में। जूलॉजिस्ट है तो किसके बारे में बात करेंगे, एनिमल के बारे में। तो हमारे जो जर्मन बॉटनिस्ट जी हैं श्लेडन जी, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, उन्होंने बोला ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ बेसिक यूनिट। सारे के सारे प्लांट एक बेसिक यूनिट से बने हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेल बोल देते हैं। श्वॉन जी ने क्या बोला, श्वॉन जी ने बोला ऑल एनिमल्स, इन्होंने अलग अलग किया था बेटा, ये ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट। उस बेसिक यूनिट को मैंने क्या बोल दिया, फिर से सेल बोल दिया। इसके अलावा श्लेडन जी ने ये बात की थी 1838 के अंदर, श्वॉन जी ने ये बात की 1839 के अंदर। इतना समझ गए हम, 1838 और 1839। तो इन्होंने बात की इस ईयर के दौरान, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों चीजें अगर आपको समझ आ गई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। अब आप बताना कि ये किस साइंटिस्ट ने दिया। इस साइंटिस्ट ने बोला दैट plants have an additional cell wall layer, plants have an additional cell wall layer which is absent in animals। कि भाई एक लेयर है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट है और किस में एब्सेंट है, एनिमल्स के अंदर एब्सेंट है। हमारे श्लेडन जी, मैथियस श्लेडन ऐसे दिखते हैं, श्वॉन ऐसे नजर आते हैं। अब आपको लगेगा कि भाई प्लांट में बोला कि प्लांट में एक एक्स्ट्रा लेयर है जो एनिमल में नहीं है, तो प्लांट की बात तो श्लेडन जी को करनी चाहिए। बट एनसीईआरटी ने बड़े सफाई से इसे छुपा कर लिखा है कि ये जो चीज है ये किसने दी, ये दी मेरे श्वॉन जी ने। याद रखना, ये चीज किसने दी, श्वॉन जी ने। इसके अलावा अगर मैं आपके लिए सेल थ्योरी के पॉइंटर्स लिखूं तो सेल थ्योरी क्या बोलती है, all organisms are made up of basic unit। जिस बेसिक यूनिट का क्या नाम है, जिस बेसिक यूनिट का नाम है बेटा सेल। इसके अलावा सेल क्या है, सेल इज द स्ट्रक्चरल, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। तो अगर आपको सेल थ्योरी के पॉइंटर्स पूछें तो आपको श्लेडन और श्वॉन की बात करनी है, बताना है कौन बॉटनिस्ट कौन जूलॉजिस्ट, कौन सा ईयर, उन्होंने क्या बोला। प्लांट्स के पास एडिशनल लेयर है, ये श्वॉन ने बताया। और सेल थ्योरी के बेसिक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस एवरीवन, ठीक है। इसके बाद हमने सेल थ्योरी पढ़ ली। अब आप बोलोगे कि मैम व्हाट इज दिस मॉडर्न सेल थ्योरी। जब सेल थ्योरी पढ़ ली तो मॉडर्न सेल थ्योरी का क्या पॉइंट रह गया। तो बच्चा पार्टी, ये जो सेल थ्योरी के दो पॉइंटर्स थे, इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट ऐड किया मेरे एक साइंटिस्ट ने, और वो है ये हमारे बिल्कुल एकदम महान साइंटिस्ट। इन साइंटिस्ट का नाम है रुडोल्फ वर्चू। तो मेरे प्यारे बच्चों, रुडोल्फ वर्चू ने 1955 के अंदर, देखो अपने आप कलर्स भी आ गए हैं, रुडोल्फ वर्चू ने 1955 के अंदर एक चीज ऐड की सेल थ्योरी के अंदर, जो कि बाकी श्वॉन और श्लेडन ने नहीं डाली थी। सो व्हाट वाज दैट पॉइंटर दैट रुडोल्फ वर्चू एडेड। रुडोल्फ वर्चू सेड दैट new cells arise from pre-existing cells, जिसको एक और लैंग्वेज में अपन लोग बोल सकते हैं omnis cellula
ई सेल्यूला, जिसके बाद मेरी जो नॉर्मल सेल थ्योरी थी, ये तीसरा पॉइंटर ऐड होने के बाद वो कहलाने लगी मॉडर्न सेल थ्योरी। तो बच्चा पार्टी, हमारे श्लेडन और श्वान जी ने ये बता दिया कि सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने, बट उन्होंने ये नहीं बताया कि सेल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। उन्होंने क्या नहीं बताया कि सेल्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो रुडोल्फ वर्चू ने कब बताया बच्चा पार्टी? सॉरी, 1955 नहीं है, पार्डन मी, इट इज 1855, क्योंकि सब कुछ 1838 1839 में हो रहा है, आपने देखा। तो इन्होंने 1855 में बताया दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जिसको हमने क्या बोला? तो एग्जामिनर्स की फेवरेट स्टेटमेंट क्या है? एग्जामिनर्स की फेवरेट स्टेटमेंट है कि ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला किसने दिया? क्योंकि आजकल हमने देखा है कि सब्जेक्टिव एग्जाम्स के अंदर भी एमसीक्यू वाला पैटर्न और 1 मार्कर 2 मार्कर ये चीजें ऐड होने लग गई हैं। तो अब हमने सेल का बेसिक्स देख लिया, सेल की डिस्कवरी देख ली, नॉर्मल सेल थ्योरी देखी, मॉडर्न सेल थ्योरी देखी। उसके बाद अब हम आ गए ओवरव्यू ऑफ सेल। तो ये जो मैंने स्नैपशॉट लगाया है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। ये स्नैपशॉट किसका डायग्राम है? एनसीईआरटी का डायग्राम। तो आपको समझना पड़ेगा कि एनसीईआरटी ने कुछ कुछ सेल्स की शेप बनाई और उसका बताने का पर्पस, जो उसका बताने का एजेंडा है, वो यही है कि जो सेल्स की शेप है वो उनके फंक्शन से काफी ज्यादा लिंक्ड है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक सेल की क्या शेप है वो उसके फंक्शन को डिफाइन करती है। सो एवरीवन डोंट टेक इट लाइटली। जैसे मैं बस यहाँ पर थोड़ा मैग्नीफाई करके नेम्स मेंशन कर देती हूँ कि उन्होंने जैसे बात की आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की, उसकी शेप बता दी कि राउंड एंड बाइकॉनकेव है, तो आपको उसकी शेप याद होनी चाहिए। अब बाइकॉनकेव शेप को याद कैसे रखना है? सपोज करो कि मैंने आटे की एक गोली ली बेटा, मैंने आटे की एक बॉल बनाई ऐसे, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने उसको ऊपर और नीचे से ऐसे अपनी फिंगर से प्रेस कर दिया, तो आप क्या देखोगे कि एक तो वो पहले राउंड था, और अगर मैंने उसे प्रेस कर दिया तो आप देखोगे कि ऊपर और नीचे से ना उसमें ऐसे गड्ढा बन जाएगा। तो इस शेप को अपन बाइकॉनकेव शेप बोलते हैं, ताकि आप भूलो ना। ये मेरे एक टाइप का सेल है जिसकी शेप मुझे पता लगी राउंड और बाइकॉनकेव। कैसी? राउंड और बाइकॉनकेव। कैसी शेप बेटा? राउंड और बाइकॉनकेव, ठीक है। अगला जो मेरा सेल है वो है WBCs यानी कि व्हाइट ब्लड सेल। इनकी शेप है एमीबॉइड। एमीबॉइड शेप बोले तो जो इर्रेगुलर शेप है, जो चेंज होती रहती है, जो फिक्स्ड नहीं रहती। जो तीसरा सेल हमने पढ़ा वो है आपका कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। कौन सा सेल है? कॉल्यूमिनार एपिथीलियम। एपिथीलियम आपको पता है कि स्किन की लेयर्स वगैरह भी बनाता है। शेप कॉलम शेप है, इसीलिए उसको कॉल्यूमिनार एपिथीलियम बोला। और डिटेल में टिश्यूज में आपने पढ़ा होगा जरूर वेंकी सर के साथ। चौथा सेल कौन सा है मेरा? चौथा सेल है मेरा नर्व सेल। बच्चा पार्टी, नर्व सेल की शेप देखो, इट इज लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। क्यों? क्योंकि उसे सिग्नल ट्रांसमिट करने हैं पूरी बॉडी में। अगर मैंने किसी हॉट चीज को, गर्म चीज को हाथ लगाया, तो मैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स अपना हाथ पीछे कर लूंगी। मैं क्यों अपना हाथ पीछे कर लूंगी? क्योंकि मुझे स्टिम्युलस परसीव हुआ। रिस्पॉन्स में न्यूरॉन्स इतने फास्ट एक्ट करते हैं, जिसको हेल्प करने के लिए दे आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड। इसके अलावा अगर मैं पांचवा सेल देखूं तो उसका नाम है ट्रैकीड। बेटा ट्रैकीड जाइलम का एक कंपोनेंट है और वो पानी यानी कि वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब अगर जो भी चीज वाटर के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगी वो थोड़ी ट्यूब लाइक इलोंगेटेड तो रहेगी ही, हेंस इट इज लाइक दैट। अगली चीज क्या है? आपने देखा छठा सेल जो हमारा है वो है मीजोफिल सेल। मैंने आपको पढ़ाया है मीजोफिल सेल फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में। मीजोफिल सेल मेरे लीफ का वो सेल है जो फोटोसिंथेसिस करता है, इसीलिए ये जो मेरा ओवल मीजोफिल सेल है उसके अंदर आप ये जितने भी डॉट 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 स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? पिगमेंट क्लोरोफिल, जो कि क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो मेरा मीजोफिल सेल कैसा है? राउंड और ओवल, और उसके अंदर बाउंड्री पे क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो मैंने यहां पर डायग्राम ऐड किया, बच्चा पार्टी ये ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसको हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इंपॉर्टेंस दी है। इसका नाम है माइकोप्लाज्मा। इसका क्या नाम है? माइकोप्लाज्मा। इसका साइज माइक्रोमीटर्स में होता है, इतना छोटा है। एंड माइकोप्लाज्मा एवरीवन, इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल।
आई नो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, इसका साइज, डायमेंशन, सब कुछ हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। ठीक है एवरीवन, आई होप दिस मेक सेंस। मैंने आपको इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया। डायग्राम में याद करने की चीजें तो जरूर हैं बेटा, ठीक है, मैंने माना कि डायग्राम में याद करने की चीजें जरूर हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसके बताने का पर्पस ये है कि किसी भी सेल का जो स्ट्रक्चर है वो उसके फंक्शन के हिसाब से है। इट इज नॉट रैंडम कि किसी चीज का स्ट्रक्चर कुछ भी है। तो आपको ये मैच द फॉलोइंग में आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, किसमें आराम से पूछ सकते हैं? ये मैच द फॉलोइंग में। अब मैंने आपको बोला था कि आज हमारे इंडेक्स के अंदर दो चीजें रहेंगी, एक रहेगा सेल की डिस्कवरी और एक रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल। तो एक तरीके से हमने सेल के बेसिक्स और सेल की डिस्कवरी तो कर ली है। अब हम आ गए हैं प्रोकैरियोटिक सेल पर। पहले प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ने से पहले मुझे लगा कि जो दो तरीके के सेल्स होते हैं मैं आपको उसका जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं। तो जो दो तरीके के सेल्स होते हैं वो क्या है बेटा? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। क्या है दो तरीके के सेल्स? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। अब समझो कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या है। चलो इधर मैं लिख देती हूं बड़े प्यार से, प्रोकैरियोटिक है तो सेल ही ये लीजिए, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया, बच्चा पार्टी आपको समझ भी आता है जो मैं पढ़ाती हूं? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो क्या? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि सिर्फ मजे चल रहे हैं? प्रो बोले तो पुराना, पुराना बोले तो प्रिमिटिव। कैरियोटिक वर्ड आया एक वर्ड से, कैरियन। कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस, यू का मतलब है ट्रू। कैरियोटिक आया फिर से कैरियन वर्ड से, कैरियन वर्ड का मतलब है न्यूक्लियस। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में किस चीज का फर्क है? न्यूक्लियस का फर्क है। प्रोकैरियोटिक सेल में पूरा प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस है। अब आप बोलोगे कि मैम ये ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है और ये पुराना न्यूक्लियस क्या होता है? बेटा न्यूक्लियस अगर पुराना है, प्रिमिटिव है, तो आपको ना सिर्फ डीएनए मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और आपको क्या नहीं मिलेगा? न्यूक्लियर एनवेलप इज एब्सेंट। डीएनए के आसपास जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो एब्सेंट मिलेगा प्रोकैरियोटिक सेल में। और अगर वही यूकैरियोटिक सेल है तो अगर ये मैंने डीएनए बनाया, डीएनए के आसपास आपको क्या नजर आएगा? प्रॉपर न्यूक्लियर एनवेलप नजर आएगा यूकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगी। अगर मैंने बोला कि मैं बात कर रही हूं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी, तो यहां पर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं मिलेंगी, एब्सेंट। और वही ऑर्गेनल्स, वही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यहां पर आपको मिलेंगी बेटा, बिकॉज इट इज एन एडवांस्ड सेल। तो आपको क्या लगता है हमारे अंदर कौन सा सेल है? प्रोकैरियोटिक के यूकैरियोटिक? बच्चा पार्टी हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल है। वी आर एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स। हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के इकलौते एग्जाम्पल है हमारे बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल के एक इकलौते एग्जाम्पल क्या है? मेरे बैक्टीरिया। और ये बैक्टीरिया किस किंगडम में आते हैं? मोनेरा। इसीलिए हम मोनेरा को प्रोकैरियोटिक किंगडम कहकर भी बुला सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब इस सेशन में अगर हमें प्रोकैरियोटिक सेल की बात करनी है, इसका मतलब हम किससे मुलाकात करने वाले हैं? हम प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया से मुलाकात करेंगे। जो बैक्टीरिया हमें इतनी तकलीफ पहुंचाता है, इतने डिजीजेस कॉज करता है, एक्चुअली उसका स्ट्रक्चर दिखता कैसा है? अगर मैं एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर इमेजिन करूं तो यूजुअली अपन ने एक सर्कल बना दिया। यूजुअली अपन ने क्या बना दिया? एक सर्कल बना दिया या एक स्क्वायर बना दिया। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की भी अलग अलग शेप होती हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया की भी अलग अलग शेप होती हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, अगर बैक्टीरिया की राउंड शेप है तो उसे मैं कोकस बोल देती हूं, ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर बैक्टीरिया की राउंड रॉड शेप है तो उसे हम बैसिलस बोल देते हैं, याद आ रहा है? लैक्टोबैसिलस। अगर बैक्टीरिया की कॉमा शेप है तो उसे हम विब्रियो बोल देते हैं, याद आ रहा है? अगर एक बैक्टीरिया की स्पाइरल शेप है तो उसे हम स्पाइरलम बोल देते हैं, याद आ रहा है क्या?
तो मैंने आपको बैक्टीरिया की 4 शेप्स तो पढ़ाई, बट इस शेप्स के अलावा मेरे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर क्या प्रेजेंट है उसको जानने के लिए हम इस वाली क्लास की हेल्प जरूर लेंगे। आप बोलोगे भाई मैम ने तो प्लेन बोर्ड ले आया, भाई कहाँ है हमारा बैक्टीरिया, हम तो सोच रहे थे एक सुंदर सा बैक्टीरिया बना होगा। नहीं बेटा, बनाया कुछ नहीं, खुद से ही बनाना पड़ेगा हमें, ताकि हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को बहुत इंट्रिकेटली समझ पाए। ठीक है, तो चलो अपन लोग ड्रॉ करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद तो माइनर एक दो चीजें रह जाएंगी, मैक्सिमम चीज हो जाएगी खत्म। तो आर वी रेडी बच्चा पार्टी? जय माता दी। लेट्स स्टार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या क्या बना रही हूं, मेरे साथ साथ ड्रॉ करना है आपको। ये मैंने एक लेयर बना दी, एक लेयर बना दी मैंने। इस एक लेयर के बाहर दूसरी लेयर बना दी। पता लग जाएगा आपको बैक्टीरियल सेल के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स बना दी। अब आपकी अध्यापिका बना रही हैं तीसरी और आखिरी लेयर। अब आपकी अध्यापिका क्या बना रही हैं? तीसरी और आखिरी लेयर। ये लीजिए, अब हम इन 3 लेयर्स के नाम लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमें क्लैरिटी रहे। अब मैंने 3 लेयर्स बना दी, तो आप समझिए कि ये जो बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें 3 लेयर का एनवेलप सिस्टम आता है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है उस लेयर का नाम है ग्लाइकोकैलिक्स। क्या नाम है सबसे बाहर वाली लेयर का नाम? ग्लाइकोकैलिक्स। उससे अंदर वाली लेयर का नाम है सेल वॉल, और फर्दर उससे अंदर वाली लेयर का नाम है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है ये क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। बच्चा पार्टी, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है ये 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकती है, या तो कैप्सूल की फॉर्म में या फिर स्लाइम लेयर की फॉर्म में। इसका मतलब स्लाइम लेयर और कैप्सूल साथ साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अगर बैक्टीरिया पानी के अंदर है, वाटर के अंदर है, तो उसके अंदर स्लाइम लेयर मिलेगी, और अगर वही बैक्टीरिया लैंड के ऊपर है, टेरेस्ट्रियल है, तो उसमें हार्ड रिजिड लेयर मिलेगी, कैप्सूल। जबकि स्लाइम लेयर एक म्यूकस जैसी लेयर है, थोड़ी गिलगिली सी, ताकि उस बैक्टीरिया को पानी से बचा पाए। तो यहां पर ये जो मैंने ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर बनाई है, ये आपको कौन सी नजर आ रही है? ये कैप्सूल वाली हार्ड रिजिड लेयर नजर आ रही है। उसके अंदर वाली जो मैंने लेयर बनाई वो क्या है? मेरी सेल वॉल। बेटा, बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल एक केमिकल की बनती है, उस केमिकल का नाम है पेप्टिडोग्लाइकन। क्या है उस केमिकल का नाम? पेप्टिडोग्लाइकन। यहां पर मैं लिख देती हूं आपके लिए, बेटा ये जो पेप्टिडो पार्ट है दिस इज द प्रोटीन पार्ट, पेप्टिडो इज प्रोटीन पार्ट, ये जो ग्लाइकन पार्ट है दिस इज द शुगर पार्ट। तो इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनी। बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात कर रही हूं, बहुत ध्यान से समझना। उसके अंदर वाली जो सबसे अंदर वाली लेयर है उसका क्या नाम है बेटा? अंदर वाली लेयर का सेल मेम्ब्रेन। आप बोलोगे कि मैम आपने ये सेल मेम्ब्रेन को अंदर पाउच जैसे स्ट्रक्चर में क्यों बनाया? बेटा ये इस सेल की एक ऑर्गेनल की तरह काम करती हैं। मुझे पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई ऑर्गेनल्स नहीं प्रेजेंट, लेकिन भाई काम तो सारे करने हैं उसे। रेस्पिरेशन, फूड को स्टोर करना, पिगमेंट को स्टोर करना, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो कोई ना कोई चीज तो होगी ना जो ऑर्गेनल्स का रोल सब्स्टिट्यूट करेगी और सारे फंक्शंस करने में हेल्प करेगी। वो चीज क्या है? वो ये चीज है बेटा, और इस स्ट्रक्चर का नाम है मीजोजोम। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? मीजोजोम। बच्चा पार्टी सुनो, मीजोजोम इज द, क्या बोलूं इसे, मेरी क्या करी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ प्रोट्रूड कर गई। क्या बोलूं? इट इज अ प्रोट्रूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोट्रूड कर गई और उसने एक ऐसा पाउच जैसा स्ट्रक्चर बनाया जिसको मैंने क्या बोला? मीजोजोम। मीजोजोम के फंक्शंस आपको अगली स्लाइड पे बताऊंगी। मीजोजोम के फंक्शंस अगली स्लाइड पे बताऊंगी। इसके अलावा अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होगा, ये लो जी, ये हो गया मेरा डीएनए, ये हो गया मेरा डीएनए।
क्या इसके पास न्यूक्लियर एनवेलप होगी? इसके आसपास न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होगी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। जब न्यूक्लियस के आसपास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होती तो हम उसे एक और नाम देते हैं और हम उसे बोल देते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड, जब इसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं है। ये जो फ्लूइड मैट्रिक्स है बच्चा पार्टी, जिसके अंदर सारी के सारी रिएक्शंस हो रही हैं, इस फ्लूइड मैट्रिक्स का नाम क्या है? ये तो मैम हमें पता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। मेरे सेल की सारी के सारी केमिकल रिएक्शंस किसके अंदर हो रही हैं? मेरे सेल की रिएक्शंस हो रही हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। इतना समझ गए सारे बच्चे? इसके अलावा एक और चीज देखो, बड़ा विचित्र सी चीज है। मेरे बैक्टीरियल सेल के अंदर बेटा मेन डीएनए के अलावा एक और डीएनए होता है जो कि क्रैक्स की रिंग की तरह दिखता है। क्रैक्स की रिंग कैसे होती है? देखो, अगर मैंने आपके लिए क्रैक्स की रिंग बनाई तो ये मैंने एक क्रैक्स की रिंग बनाई सपोज करो, ये मैंने दूसरी क्रैक्स की रिंग बनाई सपोज करो। तो बच्चा पार्टी ये जो मैंने डीएनए बनाया ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और इसका नाम रहता है प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, और प्लाज्मिड के बारे में, मीजोजोम के बारे में हम अगली स्लाइड में फिर से डिटेल में बात करेंगे। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, मतलब कि मेन क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए है वो है, और इसकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, इसके अलावा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ छोटे छोटे से राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे से राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स के भी दो टाइप्स हैं, और जो मेरा प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें कौन से राइबोसोम का टाइप मिलेगा? उसको बोलते हैं हम 70S राइबोसोम्स। अब घबराना मत कि 70S राइबोसोम्स क्या होता है, जहां जहां स्टार लगा रही हूं उन चीजों की मैं डिटेल में बात करूंगी। राइबोसोम हमारे इसी लेक्चर के अंदर आएगा कि क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या करता है, व्हाट इज दिस 70, व्हाट इज दिस S। तो कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, उनको बोला राइबोसोम। इसके अलावा छोटे छोटे खाने के पार्टिकल्स मेरे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आराम से तैरते रहते हैं। उसमें से कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स अगर मैं आपके लिए बनाऊं तो सपोज करो कि ये एक छोटा सा पार्टिकल है और मैंने इस पार्टिकल को बोल दिया कि ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल है। ये क्या हो गया? ये पार्टिकल हो गया फॉस्फेट ग्रैन्यूल। अब फॉस्फेट ग्रैन्यूल के अलावा कुछ और ग्रैन्यूल्स भी हो सकते हैं। सपोज देखो मैंने स्टार बना दिया और मैंने बोला, स्टार तो नहीं बनाया यार मैंने, चलो अब ठीक लग रहा है, ये मैंने स्टार बनाया, मैंने कहा ये क्या है बच्चा पार्टी? फॉस्फेट ग्रैन्यूल के अलावा एक और ग्रैन्यूल बनाया विच इज साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल। इसका नाम क्या है? साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल। ऑल्सो लेट मी पुट अ स्टार अगेन कि ये फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, प्लाज्मिड, राइबोसोम, मीजोसोम, इन चीज की बात हम इसी लेक्चर में आगे वाली स्लाइड्स पे करने वाले हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ही क्या था? प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल को डिटेल में कैसे समझेंगे? जब इन कंपोनेंट्स को समझेंगे कि बैक्टीरिया इन छोटे छोटे से कंपोनेंट्स के थ्रू सरवाइव कैसे करता है। ठीक है बच्चा पार्टी? तो मैं इस स्लाइड पे इलैबोरेट नहीं कर रही, बट आप जितना उसे एक्सप्लेन कर दोगे उतना एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपको आता है, उतना एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपको आता है। चलो अब हम आ गए प्रोकैरियोटिक सेल पे। हमने प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी ड्रॉ किया। अब अपन लोग स्टार्ट करते हैं जहां पर मैंने स्टार्स बनाए उन चीजों को एक्सप्लेन करने में और कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स की बात करने में जो कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर पर, बैक्टीरिया के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। अब आपने देखा होगा कि मैंने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बना दिया, बट मैंने ना इसके सरफेस पर अभी कुछ नहीं बनाया, होना चाहिए था। देयर आर थिंग्स विच आर प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल सरफेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ऐसी सी चीज बना दी, एक ऐसी सी, जिसको मैंने बोला फ्लैजिला, ये आपने स्ट्रक्चर देखा। सपोज करो बच्चा पार्टी मैंने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया? मैंने स्ट्रक्चर को नाम दिया फ्लैजिला। तो हम फ्लैजिला की बात करेंगे अगली स्लाइड पर, ताकि यहां पर आपके लिए चीजें ओवरवेलमिंग ना हो जाए। उसके अलावा मेरे बैक्टीरियल सेल पर कुछ ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं। क्या रहते हैं? सारे सरफेस पर कुछ ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं। तो जो सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के, उनकी बात करेंगे हम इस वाली स्लाइड में, और वहीं से हम कर देंगे इस वाले टॉपिक को खत्म।
प्रोकैरियोटिक सेल के सारे चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम उसे एक ऑर्गेनिज्म की तरह समझ रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि भाई हमारे लिए फॉर्मेलिटी है। अगर आप फॉर्मेलिटी की तरह पढ़ोगे यू विल फॉरगेट इट एवरीवन। तो अपन को क्या करना है, उसको एक क्रिएचर की तरह समझना है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, भगवान ने उसे कैसे बनाया है, क्या क्या कंपोनेंट्स फिट किए हैं और उनका क्या फंक्शन है। ठीक है, आई होप आई हैव मेड सेंस सो फार। चलो स्टार्ट करते हैं उन स्ट्रक्चर से जिस पर हमने स्टार बनाया, और उसके सरफेस स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे इसी स्लाइड के अंदर। तो यहां हम बात करते हैं बाकी मॉलिक्यूल्स की बेटा। अब वो बाकी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, बहुत ध्यान से समझना। सपोज करो कि मैंने बनाया ये एक बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया के ऊपर मैंने ये कैसा लंबा सा स्ट्रक्चर बना दिया, वेरी इलाबोरेट। एक तो एक इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, सेकेंड स्ट्रक्चर इफ दिस इज द बैक्टीरिया, उसके ऊपर ब्रिसल लाइक ऑल ओवर द सरफेस मैनी इन नंबर, एक ऐसा स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो अगर हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स की पहले बात कर लेते हैं तो देखते हैं कि हाउ डज इट वर्क आउट। ये जो पहला स्ट्रक्चर मैंने बैक्टीरिया पे बनाया इसका नाम है फ्लैजिला। जिसका क्या नाम है, फ्लैजिला। फ्लैजिला के 3 पार्ट्स रहेंगे। पहले पार्ट का नाम है बेसल बॉडी, दूसरे पार्ट का नाम है हुक, और तीसरे पार्ट का नाम रहेगा फिलामेंट। बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, ये 3 पार्ट्स के नाम है। फ्लैजिला का काम है बैक्टीरिया को मूवमेंट में हेल्प करना, जिसके लिए मैं लोकोमोशन और मोटिलिटी वर्ड का यूज कर सकती हूं। ठीक है, इतना हो गया मेरा फ्लैजिला की बात। दिस इज फ्लैजिला। आखिरी चीज बेटा, फ्लैजिला का नंबर कम रहता है और इसका साइज काफी बड़ा है। नंबर क्या रहता है, कम रहता है, और साइज काफी बड़ा है। वहीं अगर मैं बात करूं इन ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स की जो इस पर प्रेजेंट है, तो इन्हें हम बोलते हैं फिम्ब्रिए। क्या बोलते हैं, फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए आर व्हाट एवरीवन, these are bristle like structures all over the surface of bacteria। ये जो bristle like structures हैं इनका नाम है फिम्ब्रिए। अब आप बोलोगे कि मैम फ्लैजिला का काम हो गया मोटिलिटी यानी कि लोकोमोशन में हेल्प करना। फिम्ब्रिए का देख रहे हो एक और चीज कि फिम्ब्रिए का नंबर काफी ज्यादा है और जो स्ट्रक्चर या फिर साइज है वो छोटा है बेटा। इसके अलावा ये पूरे के पूरे सरफेस पर प्रेजेंट है। आखिरी चीज रह गई कि फिम्ब्रिए का काम क्या है, दे हेल्प इन एडहेशन टू होस्ट सरफेसेस। किसमें हेल्प करेंगे, अब देखो अगर मैंने पानी के अंदर कोई गंदा बैक्टीरिया मेरे अंदर गया तो उस बैक्टीरिया की कोशिश क्या होगी कि वो मेरे अंदर गट की लाइनिंग से कहीं ना कहीं स्टिक करे ताकि वो न्यूट्रिशन ले पाए। वो न्यूट्रिशन लेने के लिए उसको किस चीज की जरूरत होती है, वो न्यूट्रिशन लेने के लिए उसको जरूरत होती है फिम्ब्रिए की। इट हेल्प्स इन एडहेशन टू होस्ट सरफेस। तो हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा फ्लैजिला, दूसरा स्ट्रक्चर पढ़ा फिम्ब्रिए। अब तीसरे स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से समझना। तीसरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए मुझे एक नहीं जबकि 2 बैक्टीरिया बनाने पड़ेंगे। अगर मैंने एक बैक्टीरिया बनाया तो बेटा मेरे बैक्टीरिया पर कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है, और इस स्ट्रक्चर का काम क्या है, इस स्ट्रक्चर का नाम है पाइलस। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, पाइलस इन सिंगुलर, पिलाए प्लूरल, और इसे हम सेक्स पाइलस कहकर भी बुला देते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैंने 2 बैक्टीरिया बनाए तो बैक्टीरिया मेरे पुराने ऑर्गेनिजम्स हैं। बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज सच नहीं होती, बट सपोज करो एक बैक्टीरिया है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल था, इसने अपने जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई किया और ये चाहता है कि इस जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया यानी कि ए बैक्टीरिया बी बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल को भेज सके। तो ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये ट्यूब जैसा जिसके थ्रू ये जेनेटिक मटेरियल इधर जाएगा, ये ट्यूब, ये टनल जैसा स्ट्रक्चर कौन है, ये टनल जैसा स्ट्रक्चर ही पाइलस है बेटा। और ये जिस प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, इस प्रोसेस का नाम है कॉन्जुगेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है, कॉन्जुगेशन। ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर,
थ्रू दिस पाइलस इज कॉन्जुगेशन। तो ये जो पाइलस स्ट्रक्चर है इसका साइज इन दोनों के बीच का है और किसमें हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर बैक्टीरियम। तो हमने 3 सरफेस स्ट्रक्चर्स देख लिए बैक्टीरिया के। इसके अलावा मैंने एक और चीज पर मार्किंग की थी, सेइंग दैट आई विल टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज प्लाज्मिड। याद है मैंने बोला था कि क्रैक्स की रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसी होती है क्रैक्स की रिंग। अगर क्रैक्स की रिंग को इलाबोरेट करूं तो क्या बोल दूं बेटा, ये स्मॉल है, डबल स्ट्रैंडेड है, देख के पता लग रहा है इसमें तो कुछ रटने वाला है ही नहीं, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्क्यूलर है और डीएनए है, राइट, जो किसके अंदर प्रेजेंट है, बैक्टीरिया के अंदर। इसी को ही हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्यों, क्योंकि मेन डीएनए के अलावा ये प्रेजेंट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये मेरे बैक्टीरिया को स्पेसिफिक फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया को स्पेसिफिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मतलब कि अगर मैंने जो एंटीबायोटिक खाई अपने बैक्टीरिया को किल करने के लिए, हो सकता है वो मेरे ऊपर असर करे ही ना। क्यों, वो इसलिए असर ना करे क्योंकि बेटा बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के डीएनए में कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स मिलती हैं। जैसे मैं बोलूं कि जो ये वाली जीन है ये AMPR है, AMPR बोले तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन्स। तो मेरा प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मेन डीएनए के अलावा जो डीएनए प्रेजेंट है, स्मॉल है, डबल स्ट्रैंडेड, सर्क्यूलर है, बैक्टीरिया को फिनोटिपिक कैरेक्टर देगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन किस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन्स प्रेजेंट है, और ये वेक्टर की तरह भी एक्ट करता है। वेक्टर आप बायोटेक में पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे आपको, जिसके अंदर आप बात करते हो कि कैसे आपको एक डीएनए को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करना होता है। तो उसके लिए जो व्हीकल होता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो हमने प्लाज्मिड के बारे में काफी चीजें जान ली जितनी आपको चाहिए थी। इसके बाद आखिरी चीज जिसे हम देखेंगे और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे वो रहेगा मीजोजोम। वो क्या रहेगा, मीजोजोम। मैंने आपको बताया था कि अगर मैंने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई तो मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है मेरे सेल के अंदर। क्या है, मीजोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन मेरे सेल के अंदर। हमने इसके बेसिक फंक्शंस देखने हैं कि क्या होते हैं। बच्चा पार्टी, ये मीजोजोम कई बार क्या करता है, ऐसे ग्रो करते 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 सेल डिवीजन में हेल्प कर देता है। अब मेरे बैक्टीरिया के पास बाकी सारी के सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है क्या, नहीं है बाकी सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट। क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल है। अब प्रोकैरियोटिक सेल है, सारे फंक्शंस करने हैं, कौन करेगा, मीजोजोम हेल्प करेगा। तो जो मीजोजोम है वो बैक्टीरिया की हेल्प करता है सेल डिवीजन के अंदर। किसके अंदर हेल्प करता है, सेल डिवीजन के अंदर, और हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर। इसके अलावा कोई भी सिक्रीशन करनी हो, कोई सिक्रीशन करनी हो तो हेल्प करेगा बेटा। एक और फंक्शन है मीजोजोम का कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। अब ये इनफोल्डिंग की वजह से रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। आपको पता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टे प्रेजेंट है, अगली क्लास में बताऊंगी, ताकि जैसे वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो अब मेरे बैक्टीरियल सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो रेस्पिरेशन में कौन हेल्प करेगा, मीजोजोम हेल्प करेगा, रेस्पिरेशन का सरफेस एरिया बढ़ाएगा। इसके अलावा बेटा कई बार ये पिगमेंट्स को स्टोर करने का काम करता है। ये जो बैग जैसा स्ट्रक्चर बना, कुछ कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के लिए पिगमेंट्स की जरूरत है, तो पिगमेंट्स तो हैं, लेकिन अगर मैं नॉर्मल प्लांट की बात करूं तो प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर वो पिगमेंट स्टोर करेगा। बट मेरे बैक्टीरिया के अंदर तो पिगमेंट स्टोर करने के लिए क्लोरोप्लास्ट नहीं है। तो ये मीजोजोम एक बैग की तरह, एक पाउच की तरह एक्ट करेगा और किसको स्टोर करने में हेल्प करेगा, पिगमेंट। और तब हम बोल देते हैं मीजोजोम को कि मीजोजोम ने मॉडिफाई होकर क्या स्ट्रक्चर बना लिया है, उसे बोलते हैं क्रोमैटोफोर। जब मीजोजोम मॉडिफाई होकर
पिगमेंट स्टोर करने का काम करता है एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, तो उसे हम क्रोमैटोफोर करके बुलाते हैं। देखा बच्चा पार्टी, तो हमने इसी स्लाइड में फ्लैजिला की बात की, फिम्ब्रिए की बात की, दोनों का फंक्शन देखा, साइज देखा, नंबर देखा, पाइलस की बात की, देखा कि कॉन्जुगेशन क्या होता है, प्लाज्मिड की बात कर ली, और हमने करी मीजोजोम की बात। तो हमने कुछ कुछ जो मार्क्स लगाए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। अब जल्दी से 2-4 मिनट में ग्राम स्टेनिंग खत्म करते हैं। बच्चा पार्टी, जिस साइंटिस्ट ने ग्राम स्टेनिंग दी थी उसका नाम था हैंस क्रिश्चियन ग्राम, इसीलिए स्टेनिंग का नाम ग्राम स्टेनिंग है। अब इसके अंदर ग्राम स्टेनिंग के अंदर हम बेसिकली बैक्टीरिया को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक कैटेगरी को बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, जो कि थोड़े वायलेट कलर के नजर आते हैं। एक बैक्टीरिया को बोल देते हैं ग्राम नेगेटिव, जो कि पिंक कलर के नजर आते हैं। अब ये मैंने बैक्टीरिया को 2 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ग्राम पॉजिटिव वायलेट, ग्राम नेगेटिव पिंक। बट व्हाई और हाउ, ऑन व्हाट क्राइटेरिया आर दे डिफरेंशिएटेड इनटू 2? बेटा, दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल स्ट्रक्चर। हमने किस बेसिस पर उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया? सेल वॉल स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने उसे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। अब आप बोलोगे कि मैम यहां हुआ क्या, समझ नहीं आया। तो हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर देख लेते हैं कि लैब में ये हुआ कैसे। तो ये देखो, मैंने ले लिए हैंडफुल ऑफ बैक्टीरिया। मैंने क्या ले लिया बेटा? हैंडफुल ऑफ बैक्टीरिया लिया। उसके बाद मैंने इस बैक्टीरिया के ऊपर एक स्टेन डाला। उस स्टेन का नाम है क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। उस स्टेन का नाम क्या है? क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन। इसी स्टेन को इस एक्सपेरिमेंट के नाम पर हम ग्राम स्टेन करके भी बुला देते हैं। क्या कहकर बुला देते हैं? ग्राम स्टेन करके बुला देते हैं। अब जब मैंने इसे ग्राम स्टेन बुला दिया तो मैंने क्या देखा कि भाई जितने भी मेरे ये वाइट बैक्टीरिया थे, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डालने के बाद ये तो सारे के सारे वॉयलेट हो गए। ये क्या हो गए? सारे के सारे वॉयलेट हो गए। देख पा रहे हो कि वॉयलेट हो गए। उसके बाद मैंने अगले स्टेप में क्या किया? उसके बाद मैंने अगले स्टेप में इनको अल्कोहल का ट्रीटमेंट दिया। मेरा मानना था कि जो अल्कोहल है वो इनका स्टेन वॉश अवे कर देगा, लेकिन हुआ क्या? मेरे कुछ कुछ बैक्टीरिया तो देखो कलरलेस हो गए, उनका जो ये क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन था वो निकल गया। लेकिन मेरे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी थे जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट कलर को रिटेन करके रखा। तो मेरे पास मिक्स्ड पॉपुलेशन आ गई उन बैक्टीरिया की जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन करके रखा और जिनका क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन वॉश अवे हो गया। फिर मैंने आखिरी स्टेप में क्या किया? मैंने आखिरी स्टेप में इन दोनों बैक्टीरियाज को ट्रीट किया एक और डाई से जिसका नाम है सैफ्रानिन, और सैफ्रानिन का कलर होता है पिंक। सैफ्रानिन का क्या कलर होता है? पिंक। तो मैंने ये देखा आगे जाकर कि जो बैक्टीरिया ऑलरेडी वायलेट थे, जिन्होंने अब तक वायलेट स्टेन रिटेन किया था, वो तो बेटा मेरे वायलेट ही रहे, क्योंकि वॉयलेट के ऊपर पिंक कलर तो चढ़ ही नहीं पाया, एकदम नहीं चढ़ पाया। लेकिन जो बैक्टीरिया वाइट थे वो किस कलर कर हो गए? व्हाइट कलर वाले जो बैक्टीरिया थे, जो कलरलेस हो गए थे बेसिकली, उन्होंने पिंक यानी कि सैफ्रानिन स्टेन ले लिया। तो बाय द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट मेरे को 2 टाइप के बैक्टीरिया मिले। एक बैक्टीरिया जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन को रिटेन किया, उनको हमने बोला ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्या बोला? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जिन्होंने क्रिस्टल वॉयलेट को वॉश अवे कर दिया, नहीं रिटेन कर पाई उनकी सेल वॉल, उनको हमने बोला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। क्या बोला उसको हमने? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ये ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग किस बेसिस पर है वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो हमने बोला कि बैक्टीरिया का सेल वॉल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जिस बेसिस पर हमने उन्हें ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की कैटेगरी में रखा। ठीक है बच्चा पार्टी, इतना नजर आया, इतना समझ आया? दिस वाज ऑल अबाउट ग्राम स्टेनिंग एंड बिलीव मी आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड दिस इन द मोस्ट इजी वे। अब हम आ गए हैं जी हमारे राइबोसोम पर। बच्चा पार्टी, जो राइबोसोम है उनको हम लोग पैलिड पार्टिकल्स करके बुलाते हैं। क्या कहकर बुलाते हैं? पैलिड पार्टिकल्स। क्यों? क्योंकि जो इसकी डिस्कवरी की थी वो एक साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम है जॉर्ज पैलिड, इसके अलावा ये समझो कि हर एक राइबोसोम के अंदर 2 सब यूनिट्स मिलती हैं। कितनी सब यूनिट्स? 2 सब यूनिट्स।
एक सब यूनिट है जिसको मैं बोलती हूं स्मॉल सब यूनिट, और दूसरी सब यूनिट क्या है, लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट। सपोज करो ये मेरी छोटी सब यूनिट, ये मेरी बड़ी सब यूनिट, ठीक है। अब इस बेसिस पर मैंने राइबोसोम्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया। एक होते हैं 70S राइबोसोम्स, एक होते हैं 80S राइबोसोम्स। 70S राइबोसोम्स हमें बैक्टीरिया या फिर प्रोकैरियोट के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, और 80S राइबोसोम हमें यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। कहां मिलते हैं, यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। इतना हम समझे बच्चा पार्टी। अब 70S की भी तो दो सब यूनिट्स होंगी, लार्ज और स्मॉल, और 80S की भी दो सब यूनिट्स होंगी। तो 70S की जो दो सब यूनिट्स हैं उसको हम बोलते हैं 50S सब यूनिट और 30S सब यूनिट। मतलब 50S और 30S ने मिलकर क्या बनाया, 70S सब यूनिट बनाई। और अगर मैं 80S की बात करूं तो 60S और 40S ने मिलकर क्या बनाई, 80S सब यूनिट बनाई। अब आप मेरे को बोलोगे कि मैम 50 और 30 तो 80 होता है, लेकिन ये तो 70 हो रहा है, और 60 और 40 तो 100 है, लेकिन ये तो 80 हो रहा है। बेटा इसका मतलब ये है, इस चीज से मुझे क्या पता चला कि जो सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स हैं, कि जो सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स हैं, क्या वो एडिटिव हैं या नहीं। दे आर नॉट एडिटिव, वी कैन नॉट एड देम अप। उनको ऐड करने का कोई पॉइंट नहीं है। अब आखिरी चीज जो मेरे को आपको बतानी है, आखिरी चीज जो बतानी है कि मैम पूरी राम कथा पढ़ ली, बट ये एस है क्या। बेटा एस को हम लोग बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट जिसने इस चीज की बात की थी। स्वेडबर्ग यूनिट जो एक तरीके से सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। क्या है जो एक तरीके से सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोले तो एक तरीके से हम लोग इन सब यूनिट्स की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, तो उनकी डेंसिटी कितनी है उस हिसाब से ये मेरी छोटी सब यूनिट जिसकी डेंसिटी 30S है, ये मेरी बड़ी सब यूनिट जिसकी डेंसिटी 50S है। जब मैंने दोनों सब यूनिट्स को मिला दिया तो उनकी डेंसिटी मेरे डेंसिटी स्केल या फिर सेडिमेंटेशन स्केल पर कितनी आई, 70S आई। तभी मैंने बोला कि ये जो यूनिट्स हैं ये एडिटिव नहीं है। अगर मैंने सेडिमेंटेशन के मीटर पर ये छोटी वाली सब यूनिट रखी तो उसने 40 की वैल्यू शो की, बड़ी वाली सब यूनिट रखी तो 60 की वैल्यू शो की, और जब कंबाइन करके पूरा 80S एक राइबोसोम रखा दोनों को कंबाइन करके तो उसने 80S वैल्यू शो करी। तो इट हैज नथिंग टू डू विद एडिंग द टू, इट इज सेडिमेंटेशंस जो कि उनको कंबाइन करके डिफरेंट आती हैं। इसीलिए हमने बोला कि जो राइबोसोम्स की सब यूनिट है दे आर नॉट एडिटिव, इट इज वन ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट है। इतना देख लिया। और एक और आखिरी चीज बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड कि बच्चा पार्टी दिस इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। राइबोसोम के ऊपर एज सच कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, इट इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल बिकॉज मैंने बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होती, तो नहीं होती। राइबोसोम इज अ मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल। ठीक है बच्चा पार्टी, राइबोसोम इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना, अच्छी चीज है राइबोसोम। अब आ गया जी हमारा इंक्लूजन बॉडी। क्या आ गया, इंक्लूजन बॉडी। बेटा इंक्लूजन बॉडी मेरी लास्ट स्लाइड है जिसके साथ हम फर्स्ट लेक्चर खत्म कर देंगे। बच्चा पार्टी अगर मैं इंक्लूजन बॉडी की बात करूं, so these are membraneless structures, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, membraneless structures found freely in the cytoplasm, found freely in the cytoplasm of a prokaryotic cell। एक प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये फ्रीली प्रेजेंट है। इनको हमने बोला इंक्लूजन बॉडीज, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इंक्लूजन बॉडीज के एग्जांपल्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए, जैसे कि अगर एक फॉस्फेट का ग्रैन्यूल प्रेजेंट है मेरे साइटोप्लाज्म के अंदर तो फॉस्फेट ग्रैन्यूल इज वन इंक्लूजन बॉडी एवरीवन। इसके अलावा एक और इंक्लूजन बॉडी हो जाएगी साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल। उसके अलावा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। ये सब क्या है, मेरी इंक्लूजन बॉडीज हैं। क्या है, मेरी इंक्लूजन बॉडीज। इसके अलावा
इसके अलावा बेटा एक और चीज, बिल्कुल आखिरी चीज, एक वैक्यूल का टाइप है जिसको मैंने बोला शूडो वैक्यूल और प्यार से बोला गैस वैक्यूल। प्यार से बोला गैस वैक्यूल। ये एक ऐसे तरीके का वैक्यूल है जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, इसके अंदर गैस फिल्ड है और ये ऐसे बैक्टीरिया को हेल्प करेगा जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर बोएंसी भी तो चाहिए फ्लोट करने के लिए, तो इस गैस वैक्यूल के चक्कर में इस बैक्टीरिया को बोएंसी मिलती है। सो इट इज नॉट अ ट्रू वैक्यूल, बस नाम है गैस वैक्यूल। और शूडो वैक्यूल ऐसे बैक्टीरिया में मिलेगा जो पानी में है, ताकि वो इसे क्या प्रोवाइड कर पाए, बोएंसी। बच्चा पार्टी, आई होप हमने जितना किया, आई हैव डन इट इन अ स्प्रिंट सो दैट इट इज नॉट स्ट्रेच्ड फॉर यू, यू डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट। और इसी के साथ मैंने आपके लिए प्रोकैरियोटिक सेल का टॉपिक कर दिया है एकदम खत्म, है ना। ऐसे ऐसे फुल एटीट्यूड में हमने एकदम जल्दी प्रोकैरियोटिक सेल कर दिया है फिनिश। अगली क्लास में करेंगे यूकैरियोटिक सेल, और बिल्कुल छोटे छोटे 2 लेक्चर्स में हम खत्म करने वाले हैं किसको, अपने सेल वाले चैप्टर को। प्लीज लुक एट द वीडियो, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम। और मैं आज ही टेलीग्राम चैनल पर आपके सारे पीडीएफ्स अपलोड कराती हूँ, जितने भी चैप्टर्स मैंने कवर कर लिए हैं उनके, ताकि आपको नोट्स मिल जाएं। बट ट्राई टू मेक द नोट्स विद मी, बिकॉज मैं भी तो प्लेन पेज पे ही पढ़ा रही हूँ सब कुछ। ठीक है बच्चा पार्टी, with this I will see you in the next class. Thank you so much for your time. Please like the session. Do tell me in the comments that how did you like it. Thank you so much for your attention everyone.